अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब इरफान ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो वो कैसे वो सेफ में पहुंचा, फिर सेफ से कैसे वो आगे पहुंचा, टर्मिनल पे कैसे पहुंचा, टर्मिनल पे फिर उनको कितना टाइम उसको लगा, उसको टिकट नहीं मिल रही थी, फिर कैसे टिकटें मिली, फिर वो कैसे टिकटें करा के बस पे फिर वो इस्तांबुल पहुंचा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अभी शुरू करते हैं। जब इरफान ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, तो जो ईरान वाला एजेंट था, ईरान वाला एजेंट ने हमें बताया कि जी बॉर्डर क्रॉस हो गया है, तो अभी इरफान इंटर हो गया तुर्की में। तो जैसे ही रब्ता होता है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो ये इन लोगों ने ना एक पहाड़ी से क्रॉस किया बॉर्डर, या बॉर्डर तो क्रॉस करके आगे इंटर हो गए, लेकिन आगे इनको गाड़ी नहीं मिल रही थी, सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा था, कि सेफ एंट्री नहीं मिल रही थी, सॉरी सेफ तौर पर ये इंटर नहीं हो रहे थे, इसलिए पहाड़ी में जो टैंकर थे उन्होंने पहाड़ी में ही रोक लिया। तो 2 दिन बाद फिर मैं बार बार उधर एजेंट से रब्ता करूँ, घर से भी मुझे कॉलें आए हैं कि यार इससे बात करो ना, इरफान है किधर है, क्यों हमारी बात नहीं हो रही है उससे, अभी अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो अभी क्या मसला है, तुर्की में क्यों नहीं बात हो रही है। लेकिन वो जिस पहाड़ी में जिस जगह पे थे ना, उस जगह पे सिग्नल नहीं आते थे, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने बात की, तुर्की वाले एजेंट से भी बात की, ईरान वाले एजेंट से भी बात की। उसने कहा भाई वो बंदा आपका बॉर्डर क्रॉस कर गया हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे सिग्नल नहीं है जिस जगह पे वो है, तो बात हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो। फिर 2 दिन बाद इरफान से बात हुई कि हम लोग सेफ की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग पहुँच गए अल्लाह के फजल से, तो अभी परेशान नहीं होना है। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है ये लोग इंटर हो गए हैं तुर्की में। वो फिर उधर से गए अवान शहर में, हम लोग गए थे दोगो ब्यास में, वो गए अवान शहर में। अवान शहर में फिर वो 2-3 दिन रहा, 3 दिन में उनकी पेमेंट उसकी क्लियर हो गई, क्योंकि उसके पेमेंट पीछे रेडी थी, वो अपने पैसे ना इकट्ठे करके रख के आया हुआ था। मैं तो ऐसे ही आ गया था एक दोस्त के सहारे के पास, उससे मिल जाएंगे, तो उससे नहीं मिले तो फिर मेरे लिए परेशानी बन गई, लेकिन उसने अपने पैसे रेडी किए हुए थे तो इसलिए उसको मुश्किल नहीं था। फिर उसने उधर से पेमेंट जैसे हो गई ना, तो इन लोगों को भी उन्होंने निकाला उधर से पहले एक शिप पे बिठाया, शिप से पे बिठाने के बाद फिर आगे उतार दिया। तो उन्होंने बताया कि अभी अभी इधर से पैदल चले जाओ। ये लोग उधर से पैदल चलना शुरू हुए तातवान शहर की तरफ। तो तातवान पैदल चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 दिन इनको लग गए थे पैदल चलते हुए उधर से। अब कभी बोलते गाड़ी आ जाएगी, कभी बोलते नहीं आएगी। एक बार पुलिस आ गई, पुलिस जब आई तो पुलिस वालों ने इनको पकड़ भी लिया, दिन को सारा बिठाए रखा, फिर शाम को छोड़ दिया। शाम को इनको बताया कि ठीक है अभी इधर समुंदर के साथ साथ चले जाओ, तो आगे चले जाओ, मसला नहीं है। फिर ये लोग उधर से आके सफ़र करना शुरू हुए। तो 2 दिन बाद ये उधर तातवान पहुँचे। जब तातवान टर्मिनल पे पहुँचे तो एजेंट से बात की कि अभी इधर से टिकटें करवा दूँ। अभी उसने बोला कि ठीक है मैं आपको अभी इधर से टिकटें करवाते हैं, आज करवाते हैं, कल करवाते हैं। तो उधर ये टर्मिनल पे जब थे ना, तो उधर खाना पीना ये तुर्के देते थे। तुर्के बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो लोग इनको खाना भी देते हैं, इनको पैसे भी देते हैं, ये आराम से उधर रहते। लेकिन अभी हम लोग, मुझे भी उधर परेशानी, मुझे भी नहीं पता कि, मैंने कहा खाना तो मिलेगा, रात को भी वो कैसे सोते होंगे, किधर रहते हैं, दिन को क्या किधर रहते हैं, और फिर उधर पुलिस का खतरा है, कहीं पुलिस पकड़ ले तो फिर क्या मसला बनेगा, ये हमें मसला होता। और उधर जो थे घर वालों को अलग परेशानी, वो भी पूछते कि यार अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो किधर है। तो मुझे घर से भी परेशानी, इधर इसकी भी परेशानी, सारा प्रेशर मेरे ऊपर आता। तो मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। मैं इधर एजेंट से बात करता, ईरान वाले एजेंट से बात करते बस आज हो जाएंगी टिकटें, कल हो जाएंगी। इसी तरह करते करते 4-5 दिन उसको टर्मिनल पर लग गए, टिकटों का इंतजार करते करते। चौथे 5वें दिन जाके उसकी टिकट हुई। तो टिकट एक गाड़ी में हम लोगों ने बैठाया कि इस गाड़ी में इधर से बैठा के तो आपको लेके जाते हैं, जिधर से फिर गाड़ी में बैठा के आगे टिकटें जिधर की हैं। तो उधर ये गाड़ी में गए तो इतना रश था गाड़ी में ना कि ये बैठे ही नहीं। इन्होंने कहा कि हम लोग इससे गाड़ी में नहीं बैठते हैं। वो उसी तरह गाड़ी में जैसे भगदड़ मचती है ना, इसी तरह जिस तरह बकरियाँ अंदर बंद करते हैं, इस तरह उस गाड़ी में बैठाते थे। ये लोग नहीं बैठे, ये फिर वापस। फिर इसने बात की, दूसरे लड़के के पास मोबाइल था, उससे बात की कि मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ। तो मैंने कहा यार क्यों गाड़ी में नहीं बैठा, हम लोग डैंकी मैन को पता है इसी तरह गाड़ियों में आते हैं। कहता है उधर दम घुट जाता है बंदे का, हम लोग क्या करें, नहीं बैठा मैं। हम लोग खामोश हो के भी क्या करें। मैंने कहा चल ठीक है तेरी मर्जी है। फिर 2 दिन और इंतज़ार किया, 2 दिन और इंतज़ार करने के बाद फिर उसने कहा कि चलो अभी टिकट हो गई है, तो अभी आप लोग बैठ जाओ। फिर 2 दिन बाद वो टिकट हुई उसकी। उस टिकट में फिर वो लोग उधर से, वो एक गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा के उसको ले गए तातवान में। फिर वो तातवान गए, तातवान से फिर वो बस में बैठे। बस में बैठने के बाद वो भी इसी तरह 24 घंटे तकरीबन सफ़र करने के बाद ना वो पहुँचे उधर इस्तांबुल में, क्योंकि उनका सफ़र लंबा था। वो हम लोग दियारबाकर से गए थे, वो तातवान से गए थे। दियारबाकर से तातवान का भी काफ़ी सफ़र है, तो इसलिए वो तकरीबन उनको 24 घंटे लग गए उधर पहुंचने में हमारे पास। वो एक शाम को बैठे,
तो फिर रात भी सारी सफ़र में, दिन भी सारा सफ़र में, दूसरी शाम को फिर हमारे पास वो इस्तांबुल में पहुँचे। जब वो इस्तांबुल में पहुँचे तो मैं काम पे गया हुआ था, काम से जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो इस्तांबुल में पहुँच गए। तो हमारा एजेंट और एक लड़का जो रिहाश पे था तो वो दोनों उसको लेने गए हुए हैं टैक्सी पे। उन लोगों ने लोकेशन भेजी हुई है, वो किसी दूसरी रिहाश पे चले गए। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चलो अभी इरफान आ रहा है, हमने खाना शाना बनाया। तो रात गुजर गई, रात को वो हमारा एजेंट जो है वो अकेला ही आ गया वापस, उसके साथ दूसरा लड़का। तो मैंने कहा इरफान किधर है? कहता है वो अभी उधर ही रिहाश पे रह गए, हम लोग ये सर पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच ही नहीं सके। तो जो उधर बंदा था ना, उसने कहा यार अभी इसको रात को इधर मेरे पास ही रहने, तो ऐसे आप लोग घूम रहे हो तो दिन को आना, कल तो फिर ले जाना। तो हमने कहा चलो, उसने कहा, एजेंट ने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर ये लोग वापस आ गए रात को। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो दूसरे दिन फिर ये गए दिन को, और दिन को जाके तो टैक्सी लेके गए, फिर उसको अपने साथ घर में बिठा के लेके आए। तो फिर ये हमारे पास पहुंचा। जब मैं शाम को काम से वापस आया तो फिर मुलाकात हुई मेरे इरफान के साथ। तो मैंने देखा तो बड़ी बुरी हालत हुई है। खैर मेरे आते हुए उसने शेव करा ली थी, उसके बाद बाल शाल कटवा लिए थे, तो सारा कुछ काफ़ी हालात बेहतर हो गए थे। तो जब मैं सेफ पे पहुंचा था ना, तो अभी इरफान तो पहुंच गया, अभी मेरी बारी के। मुझे जब मैं सेफ पे पहुंचा तो मैंने काम का क्या किया, तो उधर मैंने एजेंट को बताया। मैंने जब पेमेंट क्लियर हो गई ना, मैंने एजेंट से बात की, यार मैंने इधर काम करना है तो मेरे लिए काम का इंतजाम करो कि मैं किसी काम पे लग जाऊं। अभी इसी वक्त तो हम लोग आगे यूनान की टंकी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इधर काम में लग जाएं, कुछ ना कुछ पैसे पास हो जाएं, कुछ अखराजात के लिए, कुछ खर्चे के लिए, कुछ पैसे घर में बच्चों के लिए भेजें, क्योंकि मेरे पीछे घर में बच्चे थे, उनके पास भी कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी कुछ पैसे भेजें, कुछ मैं अपने पास कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो वो एक लड़का आया रात को ना हमारी रिहाश पे। तो जो हमारा एजेंट था ना, उसने उसके साथ बात की, कहता यार काम पे लगे हुए हो तो अपने मालिक से बात करनी है, और मेरा एक मुसाब बंदा है तो इसको काम पे लगवाना है। उसने कहा ठीक है। वो रात को उसने जाके बात की तो उसने कहा सुबह मैं आऊँगा तो साथ में ले जाऊँगा। वो सुबह आया तो साथ में ले गया मुझे। उधर वो थी फैक्ट्री स्क्रैप की। उसमें ना ये जो पुरानी चीज़ें ना प्लास्टिक वाली है इकट्ठा करते थे, पुराना प्लास्टिक इकट्ठा करके, तो उसमें मशीनें थी, मशीनें में वो कटाई करते थे, कटाई करके उसको बारीक करके तो फिर वो उसको बेचते थे दोबारा। तो मैं उधर चला गया। उधर बड़े बड़े जो है ना ये बैग हैं, प्लास्टिक बैग हैं बड़े बड़े, उसमें भरा हुआ है सारा वो कचरा भरा हुआ है। उसको निकालना है, निकाल के फिर मशीन पे फेंकना है, फिर उसको अलग अलग करना है साइज़ वाइज और चीज़ों के हिसाब से। कोई बोतल है, बाल्टी है, उसके पास कोई पाइप है, कोई चीज़ है जिसने ना वो सारी चीज़ें अलग करनी है, और बीच में कोई लोहा है तो उसको अलग निकालना है, साफ़ करके सारा प्लास्टिक तो उसको रखना है। तो उधर मैंने एक हफ्ता काम किया गाड़ी के साथ। उधर इतना ज़्यादा काम मैंने, सारा मट्टी मट्टी, एक हम लोग टैंकी से आए हुए हैं, ऊपर से जो है वो काम इतना ज़्यादा मुश्किल है। एक हफ्ता मैंने बहुत मुश्किल से उधर गुजारा। मालिक भी इससे ऐसे मालिक थे ना वो कि सर पे खड़े होते, कहते कि यार ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, इधर कर जल्दी कर लो। बहुत मुश्किल काम था। एक हफ्ता मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। तो मेरा उधर हफ्ता लगा हुआ था ना 450 यूरो, 450 यूरो नहीं, सॉरी लीरा, 450 लीरा मेरा हफ्ता था उस वक्त जब मैं आया था 2020 में। तो जब टाइम आ गया तो तनख्वाह मुझे मिली। हफ्ता मैंने मुश्किल से गुजारा। मैंने कहा एक हफ्ता में यहाँ पे काम करता हूँ तो फिर काम चेंज करेंगे, ये काम तो बहुत मुश्किल है। तो जब हफ्ते वाले दिन पैसे मुझे मिले तो उन लोगों ने 50 लीरा रख लिया और 400 लीरा मुझे दे दिया। तो मैंने 400 लीरा ही ले लिया। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा, ये 400 भी बहुत है। तो मैं लेके निकल गया। मैंने जाके ना दूसरे दिन उधर एजेंट को बता दिया। मैंने कहा मैं उस काम पे नहीं जाऊँगा, ये काम बहुत मुश्किल है, तो मैं इस काम पे नहीं जाऊँगा। उसने कहा चल ठीक है, टेंशन नहीं है। अभी मैंने वो पैसे 400 लीरे ना अपनी जेब में रखा है। तो जेब में रख के मेरे पास कुछ लीरे ऊपर और भी थे जो मैंने पैसे जो है वो उधर से मंगवाए थे। मेरा एक दोस्त था यूनान में, तो यूनान वाला जो मेरा दोस्त था ना, जो पहला, जिसको मैंने पहले भी बात की थी, जो मुझसे नाराज़ हो गया था रास्ते में, जो पहले यूनान में पहुंचा था, मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार इस तरह जो एजेंट को पैसे देने ना टैक्सी के, उसके बाद किराया टैक्सी वाला, जो उसने मुझे कपड़े लेके दिए, जो शूज़ लेके दिए, इनके पैसे जो देने हैं तो वो पैसे मेरे पास अभी नहीं है, तो तू भिजवा। पीछे घर वालों ने तो पेमेंट क्लियर की सिर्फ। तो जो एजेंट के पास, जो एजेंट को पैसे देने थे जो उससे मैंने लिए थे, वो मेरा दोस्त जो यूनान में था ना उसने भिजवाए। तो उसने भिजवा दिया जैसे ही पैसे, तो वो एजेंट को मैंने दे दिया। उसने थोड़े ज़्यादा भिजवा दिया मुझे खर्चे के लिए भी, तो बाकी मैंने अपने पास खर्चे के लिए रख लिए। तो वो पैसे भी मेरे पास 20-30 लीरे वो थे और उसके बाद 400 लीरा वो था। तो जब वो मेरे पास थे तो मैं आके ना, मेरे जो पहना हुआ था ना, जो ट्राउज़र पहना हुआ था, ट्राउज़र में जिप नहीं लगी हुई थी जेब में। तो मैं जब लेट गया ना इस तरह ज़मीन पे, नीचे बड़ी हुई थी चटाई, तो जब मैं लेटा तो मेरी जेब से पैसे निकल गए। तो उधर से लड़के आए ना, वो जो एजेंट था वो भी आया अंदर, तो एक लड़का उसके साथ आया। जब उन्होंने देखा तो पैसे नीचे गिरे हुए थे ना चटाई पे। मैं अभी मोबाइल चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे, एजेंट ने बताया, उसने कहा भाई ये पैसे आपने संभाल के रखो, तो गिर गए हैं आपके पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन नहीं है। मैंने उठा के तो जेब में डाल लिया वापस। अभी मुझे नहीं पता कि इधर पैसे चोरी हो जाते हैं, क्या मसला होता है। मैं आप तो अपना
हिसाब से सोच रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, इधर कौन पैसे निकालेगा, हम लोग घर में रह रहे हैं सारे इकट्ठे, तो कोई भी नहीं उठाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इधर उठा भी लेते हैं। तो जिस लड़के ने देख लिए थे ना रात को पैसे, उसने क्या किया कि रात को वो मेरे साथ ही सो गया उधर करीब ही। जब हम लोग सो गए ना, तो उसने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल के तो जो 20-30 लीरे थे ना, वो ऐसे फेंक दिए उधर ना फर्श के ऊपर ही, और जो 400 था वो उसने निकाल लिया, जेब से निकाल के वो ले गया। सुबह सुबह ही उठ के ले के उधर छोड़ के वापस आ गया। जब मैं उठा तो उठ के तो मैंने देखा तो वो नीचे पड़े हुए हैं 20-30 लीरे। मैंने वो उठाए तो मैंने जेब में हाथ लगाया तो मेरी तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पैसे किधर गए, मेरे तो किसी ने पैसे उठा लिए। तो सब लड़कों को बताया, उन्होंने कहा कि तलाशी लो एक दूसरे की। सब की तलाशी ली, सारा सामान चेक किया, पैसे नहीं मिले। तो मैंने बताया यार पैसे तो किधर, इधर ही किसी ने उठाए ना, बाहर से तो कोई बंदा नहीं आया। तो फिर क्योंकि मैं नया था, उन लड़कों के साथ जान पहचान भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं बात की। मैंने कहा यार मैंने 1 हफ़्ता बहुत मुश्किल से काम किया है, और मैं डैंकी से आया था, और मेरी सेहत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसके बावजूद मैंने 1 हफ़्ता काम किया है, मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया, और मेरी मेहनत की कमाई है। और जिसने उठाई है ना, मैं उसको बख्शूँगा नहीं, मैं क़यामत तक उसको नहीं बख्शूँगा, मैं क़यामत वाले दिन उससे लूँगा, और उसके पास भी रहेंगे नहीं इंशाल्लाह, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि चलो, अभी जिसने उठा लिए हैं उसने नहीं बताया। मैंने कहा आप आराम से इधर मेरे तकिए के नीचे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ कि मेरे पैसे तूने उठाए। लेकिन कौन छोड़ता है, जब उठा लिया 400 लीरा उठा लिया तो कौन देता है वापस। तो 1 हफ़्ते की कमाई थी, उन्होंने नहीं दिए वापस। मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। बंदे का मुझे पता चल गया कि किस बंदे ने उठाए, लेकिन क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, अभी नया नया आया हूँ, किसी के साथ सलाम दुआ नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इंसाफ करेगा। तो उधर से फिर मैं काम भी छोड़ के आ गया था। दूसरे दिन मैं घर में ही लेटा हुआ था, तो एक बंदा उधर से मालिक आ गया ना तुर्का, तो कहता है मुझे एक बंदा चाहिए काम के लिए। तो मैं ही घर में था, एजेंट ने मुझे बोला कि तू इसके साथ चला जा। मैं उसके साथ चला गया। उसकी ये एलुमिनियम की फैक्ट्री थी। एलुमिनियम में ना उसके छोटे छोटे पीस बनते हैं, ये पैपों की जो ग्रिलें होती हैं ना, घर में लगी हुई होती हैं, सीढ़ियों पे इसके साथ ग्रिलें लगी होती हैं, उनमें जो पीस लगते हैं, जो साकटें लगती हैं, वो बनाता था कटाई करके चादर की, एलुमिनियम की चादर की। तो उसका काम था। तो मैं उसके पास चला गया। उसने जाके मुझे मशीन पे बैठाया, बताया कि ऐसे ऐसे कटाई करना है, ऐसे ऐसे इसको जो है वो गोल करना है, फिर सुराख करने, सारी मशीनें जिस तरह काम करना था उसने मुझे बताया। तो मैं उसके साथ बैठ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं ये कर लूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया जैसे काम करना। तो क्योंकि मैं 1 हफ़्ता उधर जो स्क्रैप का काम करके आया हुआ था, वो बहुत मुश्किल काम था। तो जब इसके साथ में काम आया तो ये मशीन पे कुर्सी पे बैठ के करने वाला काम था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो जल्दी जल्दी करना शुरू किया। जैसे उसने देखा ना, मेरे काम करने का तरीका देखा, तो वो बहुत खुश हो गया। तो मुझे उसने कहा कि बस ठीक है, मैं तुझे 500 हफ़्ता दूंगा और तूने इधर ही रहना। पिछली जगह पे 450 था, इस जगह पे उसने कहा मैं तुझे 500 हफ़्ता दूंगा। मैं भी खुश हो गया कि काम भी अच्छा है और 500 हफ़्ता देगा। वो मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसके साथ फिर मैं काम करता रहा आगे। फिर उसके साथ मैंने 3 महीने तकरीबन काम किया उधर। 3 महीने काम करने के बाद फिर मैं, क्योंकि अगस्त में आया था, तो अगस्त लास्ट में हम लोग तुर्की में इस्तांबुल में आए थे, काम शुरू किया था। तकरीबन 1 सितंबर से मैंने काम शुरू किया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने मैंने काम किया। दिसंबर में फिर उसके साथ ना काम थोड़ा स्लो हो गया। जब सर्दी हो जाती है तो काम स्लो हो जाता है। जब दिसंबर में उसका काम थोड़ा स्लो हुआ तो उसने बताया कि अभी मेरे पास काम स्लो हो गया है, तो मैं आपको अपने दोस्त के पास भेजता हूँ। उसके दोस्त की फैक्ट्री थी, तो उसके पास भेजता हूँ। उधर भी पाकिस्तानी भी लड़के हैं, सूरियन भी हैं, उसके बाद जो है वो अफ़गानी भी हैं। तो उधर बहुत से लोग हैं, काम करते हैं, उधर काम स्लो नहीं होता है। तो आप उसके पास काम करो। जब आपका उधर काम, मेरा काम इधर दोबारा शुरू हो जाएगा, तो आपको मैं फिर वापस अपने पास बुला लूँगा इधर। तो टेंशन वाली की बात नहीं है। उधर रिहाश भी है, वो फैक्ट्री के अंदर ही रहते हैं, उधर आप आराम से रहोगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैंने आना था यूनान। मैंने कहा मैं अभी अगर उसके पास चला गया तो फिर मैं यूनान नहीं जा सकूँगा। मुझे तो ये इसी रिहाश पे रहना है, इन लोगों के साथ, जेंट के साथ रहना है, ताकि मैं यूनान के लिए निकल सकूँ। तो फिर मैंने उस जाने से इनकार कर दिया। फिर हम लोगों ने ट्राई लगाई पहले यूनान की। तो अभी इस वीडियो को इधर स्टॉप करते हैं, और आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पहली बार हम लोग यूनान के लिए रवाना हुए तो कैसे रवाना हुए, नहर पे हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हमारा एजेंट हमको छोड़ के भाग गया, फिर हम लोग कैसे अकेले निकले, फिर पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने हमारे साथ क्या किया, और फिर हम लोग वापस तुर्की नहर से पकड़ के फिर वापस इस्तांबुल में कैसे गए। तो ये सब अगले एपिसोड में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।